नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा मॉडल की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा मॉडल क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जा रही है और विपक्ष के पास इन मुद्दों की क्या काट है, या विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद सभा। नरेंद्र मोदी खास तौर पर ये दावा करते हैं कि वे माफिया के खिलाफ हैं और माफिया कल्चर को भी पसंद नहीं करते। हम देखेंगे कि क्या बीजेपी के लोग सचमुच में माफिया के खिलाफ हैं या वो वैसे ही दावे कर रहे हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ये समस्या और बिहार में ये समस्या सामने आ रही है कि बीजेपी का ये दावा कि वो माफियाओं के खिलाफ है प्रमाण की दृष्टि से कहीं पर भी खरा नहीं उतरता। और ये बात भी कहीं खरी नहीं उतरती कि चुनाव आयोग ईमानदारी से और निष्पक्षता के साथ में काम कर रहा है। ये दोनों ही चीजें आज जो प्रमाण हमारे सामने उसको देखते हुए झूठी साबित हो रही है। पहले बाहुबली वाला पहलू लें और हम देखें कि ये माफिया जो गिरोह हैं यूपी में सक्रिय, तकरीबन ऐसे 31 से ज्यादा माफिया गिरोह सक्रिय हैं जिनको नष्ट करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असफल रही है। इनमें से अधिकांश माफिया गिरोह और उनके सरगना बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इनमें से दो सबसे नामी लोग हैं, एक है धनंजय सिंह और दूसरे हैं बृजभूषण शरण सिंह। वो ये कि अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, वे बृजभूषण शरण सिंह जैसे माफिया के साथ उन्होंने एक ही मंच पर खड़े होकर पब्लिक मीटिंग की। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी बलात्कारी सांसद के लिए वोट मांग रहे हैं और अमित शाह नोटोरियस माफिया के साथ, अपराधी के साथ, जिसके ऊपर अभी हाल ही शारीरिक शोषण का जो आरोप लगाया था उसका शुरू हुआ है, चार्जशीट फाइल हुई है उसके खिलाफ। तो बृजभूषण शरण सिंह के साथ एक ही मंच पर अमित शाह ने बहराइच कैसरगंज में आम सभा की और आम सभा में वोट मांगे। किसके लिए वोट मांगे? बृजभूषण शरण सिंह के परिवार के लिए। ये जो चीज है ये अपने आप में इस चीज को और सबसे जो दिलचस्प बात है वो ये कि बृजभूषण शरण सिंह के साथ में डायस पर खड़े होकर, मंच पर खड़े होकर, जिस बृजभूषण शरण सिंह को जेल में होना चाहिए था, एक जमाने में वह व्यक्ति बाबरी मस्जिद विध्वंस के आरोपियों में से एक था। यह वह बृजभूषण शरण सिंह है जिस पर कि टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट के तहत वह आरोपी है। तो इन दो सीरियस चीजों में जो लोग जिस पर आरोप रहे हों, उस नेता के साथ में, पहले वो सांसद था बीजेपी का, ये याद इसलिए दिलाना पड़ रहा है क्योंकि ये बार बार बीजेपी के लोग, अमित शाह और खासतौर पर नरेंद्र मोदी ये बार बार कह रहे हैं कि वे आएंगे तो माफिया से मुक्त राज्य तैयार करेंगे। अमित शाह ने तो बृजभूषण शरण सिंह के सामने खड़े होकर मंच पर कहा कि देखा, आप अगर इस क्षेत्र को माफिया मुक्त कराना चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दीजिए। और पास एक माफिया बैठा हुआ था।
किस चीज की गारंटी दे रहे हैं ये लोग माफिया की बगल में खड़े होकर, सचिन भट्टाचार्य ने। और इस ऑर्डर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जो उन्होंने एक विज्ञापन जारी किया, उस विज्ञापन को रोके। और उस ऑर्डर में उन्होंने जो बात कही है वो महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी का विज्ञापन जो विभिन्न अखबारों में छपा है वो विज्ञापन आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है। और अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और निष्क्रियता दिखाई। यह कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है। किसका प्रमाण चाहिए कि चुनाव आयोग मिली भगत की तरह काम कर रहा है बीजेपी के साथ? जो चीज जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य को दिखाई थी, उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि प्रेस काउंसिल की गाइडलाइन का जिस विज्ञापन में उल्लंघन किया गया हो, जिस विज्ञापन में आचार आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन किया गया हो, उस विज्ञापन को इलेक्शन कमीशन रोकने में असफल रहा, उसकी नजर ही नहीं गई, उसने काम ही नहीं किया। तो यह खतरा आपके सामने है कि इलेक्शन कमीशन अपनी निष्क्रियता से लगातार बीजेपी के अपराधों पर पर्दे डाल रहा है। और ये अपराध किस हद तक होंगे और इलेक्शन कमीशन उसमें किस हद तक शामिल होगा, ये अब धीरे धीरे खुलेगा। तीसरी घटना जो उल्लेखनीय है, जिससे कि चुनाव आयोग के बारे में संदेह पैदा हो रहे हैं और लोगों को इस बात पर सोचना चाहिए, वो ये कि रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक प्रत्याशी खड़े हुए जो कि वकील भी है पेशे से, महमूद प्राचा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 17C के तहत डाटा मांगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, कितने लोगों ने वोट डाले। इलेक्शन कमीशन ने 9 मई तक, 30 तारीख को वोट हुआ, 9 मई तक महमूद प्राचा को कोई डाटा मुहैया नहीं कराया। उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है और अब चीफ जस्टिस ने हस्तक्षेप करके उस याचिका के लिए इलेक्शन कमीशन से रेस्पॉन्स मांगा है और उस पर जल्दी सुनवाई होगी। तो जो प्रावधान है, उन प्रावधानों का भी इलेक्शन कमीशन जो है वो पालन नहीं कर रहा सख्ती से। किसके पास जाएंगे लोग? कहां धांधली हो रही है, कैसे जानेंगे लोग, कैसे उसके खिलाफ में गुहार लगाएंगे? और ये जो चीज है, ये चीज धीरे 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 बड़े लोकतंत्र के साथ बहुत जटिल लड़ाई होगी और बहुत तेज लड़ाई होगी। आज आप सबके सामने समस्या यह नहीं है कि किसकी सरकार बनती है और किसकी सरकार जाती है। समस्या यह नहीं है, सवाल यह है कि देश में जनतंत्र रहेगा या जनतंत्र जाएगा। नरेंद्र मोदी साल के शासन में जनतंत्र की जड़ें खोखली की हैं और अब जनतंत्र जो है एक तरह से उन्होंने उसे जिंदा स्मशान पहुंचा दिया है। यह आपकी समस्या है, ये नागरिकों की समस्या है कि वे जनतंत्र को बचाना चाहते हैं या वो तानाशाही को चाहते हैं। सवाल यह नहीं है कि 5 किलो मुफ्त राशन मिलेगा, सवाल यह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सवाल यह है कि लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। लोकतंत्र की मुक्ति का जो प्रकल्प आपके सामने इंडिया गठबंधन ने रखा है, वो प्रकल्प बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प है और वो क्रेडिबल प्रकल्प है। अगर जनता किसी वजह से उसे ठुकराती है तो ये बहुत ही भयानक होगा जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए। सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस के वायदे जो है वो बीजेपी जुमला था,
कांग्रेस ने जो भी वायदे किए अब तक, उन सारे वायदों को उसने पूरा किया है। 75 साल में कांग्रेस ने लोकतंत्र स्थापित करने का वायदा किया था और कांग्रेस ने ईमानदारी से लोकतंत्र के लिए काम किया, और जहां उससे भूलें हुई वहां उसने भूलें स्वीकार की। कांग्रेस की सरकार ने टाइम टू टाइम विपक्ष ने जो भी सुझाव दिए और मांगे रखी, उनमें से अधिकतर मांगे कांग्रेस ने मानी। नरेंद्र मोदी ने 10 साल के शासन में सामान्य संसदीय प्रणाली में जो काम करने के तरीके हैं, उसके संदर्भ में जो सुझाव, लोग कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने आपको डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में एक शानदार कॉन्स्टिट्यूशन दिया, संविधान दिया, संप्रभु राष्ट्र के तौर पर भारत की पहचान बनाई। आज हिंदुस्तान की पहचान एक कंगाल देश के तौर पर है, एक ऐसे देश के तौर पर है जो अमेरिका का पिछलग्गू है। कांग्रेस ने अपने शासन में 80% से अधिक जनता को गरीबी रेखा के नीचे जो जनता थी, उसे गरीबी रेखा से निकाल के सामान्य जीवन क्षेत्र में खड़ा किया। तकरीबन 25 से 30 करोड़ के बीच में लोगों को मिडिल क्लास में रूपांतरित किया। यह साधारण काम नहीं था कि करोड़ों लोगों को मिडिल क्लास में विकास करके ले जाओ। यह साधारण काम नहीं था कि उस समय मुश्किल से 25 या 26 जो है वो करोड़पति थे 1947 में। आज हिंदुस्तान में कई लाख करोड़पति हैं, और ये कई लाख करोड़पति कांग्रेस के शासन में बने, और करीब 15 करोड़ से ऊपर बड़े पैमाने पर और 20 करोड़ के नीचे के करोड़पति तैयार किए। ये साधारण डेवलपमेंट नहीं था। कौन नहीं जानता है कांग्रेस के शासन में नए शहर बसाए गए, और ऐसे शहर बसाए गए जो कि आइडियल शहर माने जाते हैं। उसमें नोएडा भी है, उसमें गुड़गांव भी है, उसमें बेंगलोर भी है, उसमें हैदराबाद भी है, जो इस बीच में तैयार होकर नए महानगर के तौर पर, ग्लोबल सिटी के तौर पर उभर कर आए। सब लोग जानते हैं इस बात को कि कांग्रेस जो वायदा करती रही है, उस वायदे को उसने पूरा किया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कांग्रेस के वायदे पर विश्वास मत करो, हम तो ये कहना चाहते हैं कांग्रेस के वायदे पर विश्वास करना होगा। अगर आप कांग्रेस के वायदे पर विश्वास नहीं करते और बीजेपी के वायदे पर विश्वास करते, तो बीजेपी ने तो कोई वायदा नहीं किया, एक वायदा किया, कंगाली का वायदा। नरेंद्र मोदी की एक गारंटी है कि अगर मुझे वोट दोगे तो मैं तुम्हें कंगाली दूंगा, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें कंगाली दूंगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल के शासन में बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट, रेलवे के स्टेशन और दूसरी चीजें, जो सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने, यहां तक के हथियार निर्माण का जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, वो ये सब ऐसे लोगों को सौंप दिए जिन्होंने कभी जीवन में एक पैसा राष्ट्र के निर्माण में खर्च नहीं किया, जिनके पास कोई पेशेवर योग्यता और क्षमता नहीं। कौन नहीं जानता है कांग्रेस के शासन में बहुमंजिला इमारतों के बड़े पैमाने पर हाउसिंग सोसाइटीज के लाखों, हजारों मॉल तैयार। तो कांग्रेस ने जो वायदा किया था, और कांग्रेस ने यह वायदा किया था कि जनता को वह आर्थिक संकट में फंसने नहीं देगी। आप याद कीजिए 2007 की मंदी को, 1990-91 को याद कीजिए। देश गहरे आर्थिक संकट में था, लेकिन जनता को उसने संकट से निकाला, और नरेंद्र मोदी को एक खुशहाल अर्थव्यवस्था मिली जिसमें 9% जीडीपी की ग्रोथ थी। आज हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 9% से घटकर 5.5% रह गई है। नरेंद्र मोदी के शासन में 4% जीडीपी ग्रोथ घटी है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि क्या किया आपने देश, अकेले दिल्ली में 125 से अधिक ओवर ब्रिज बनाए,
अकेले दिल्ली में शीला दीक्षित ने। इसे कहते हैं डेवलपमेंट। लाखों बहुमंजिला इमारतें और हाउसिंग सोसाइटीज तैयार की, और कभी भी ईडी और सीबीआई का विपक्ष के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में कभी दुरुपयोग नहीं किया, आरएसएस के खिलाफ कभी दुरुपयोग नहीं किया। यहां तक उस समय भी दुरुपयोग नहीं किया जब गुजरात में 2002 में भयानक दंगे हो रहे थे। संकट की घड़ी में, जब पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था में संकट था 2007-8 में, अमेरिका दिवालियेपन के कगार पर खड़ा हुआ था। अमेरिका की सरकार के पास में पैसे नहीं थे बांटने के लिए अपने कर्मचारियों को, जनता पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। तो अमेरिकी रिजर्व बैंक के उस जमाने में 80% शेयर चाइना ने खरीदे और 20% भारत ने खरीदे। अब आप सोचिए कि भारत को किस आर्थिक अवस्था में मनमोहन सिंह लेकर गए थे। मनमोहन सिंह से चाइना के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों G20 की समिट में सबके सामने सलाह मांग रहे थे, पूछ रहे थे। आप इंटरनेट पर जाइए, वो सारा डिटेल्स डाटा पड़ा हुआ है, वो वीडियोस पड़े हुए हैं, वो रिपोर्ट्स पड़ी हुई है अखबारों की। वो पूछ रहे थे कि हम आर्थिक मंदी से कैसे निकलें। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय ले गए थे चाइना के राष्ट्रपति मनमोहन सिंह को। पहली बार हिंदुस्तान के किसी प्रमुख को, प्रधानमंत्री को, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय ले जाया गया और कहा गया कि हमारे देश के जो टॉप क्रीम लीडरशिप है उसको आप संबोधित कीजिए और बताइए कि चाइना संकट से कैसे निकले। इसे कहते हैं विश्व गुरु। नरेंद्र मोदी किसी भी विषय पर सलाह नहीं करता। पिछले 10 नरेंद्र मोदी सिवाय उज्ज्वला योजना के, स्वच्छता अभियान के, किसानों को 2000 रुपए दे रहा हूं इसके, वो और किसी विषय में बात ही नहीं करते। विश्व की राजनीति में नरेंद्र मोदी की एक पिछलग्गू नेता की और एक ऐसे नेता की जो ड्रामेबाज है और मंच पर भाषण का जिससे एडिक्शन है, उसकी इमेज है रैलियां की, जैसी वो रैलियां यहां करते हैं। नेहरू की, मिसेस इंदिरा गांधी की, इवन राजीव गांधी की जो इमेज थी सारी दुनिया में, वो बहुत महत्वपूर्ण इमेज थी। और आखिरी जो अंतर है, बड़े लोग सलाह लेते थे और काम करते थे। मेरी ये सब बातें रखने का तात्पर्य है कि कांग्रेस जो वायदा कर रही है, इंडिया गठबंधन ने जो वायदा किया है, वो वायदे वो पूरा करेगा, क्योंकि उसका रिकॉर्ड रहा है कि उसने जो वायदे किए हैं वो पूरे किए हैं। इंदिरा गांधी ने जब कहा था कि देश में नारा दिया था ना, गरीबी हटाओ, तो इंदिरा गांधी ने 40% से अधिक जनता को गरीबी रेखा से नीचे जो थी उसे ऊपर ले आई। वो हम सोच नहीं सकते कि नरेंद्र मोदी के शासन में पिछले 10 साल में जो लोग सामान्य जिंदगी जी रहे थे, उन्हें ठेल के नरेंद्र मोदी ने ऐसे 20 करोड़ से अधिक लोगों को ठेल के गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया। एक और चीज, और बहुत महत्वपूर्ण चीज, बीजेपी का जो 2002 के दंगे थे उनमें सजाएं मिली हैं, जेल में उनमें कई लोग बीजेपी के नेता और कैबिनेट मिनिस्टर तक रहे हैं। कौन नहीं जानता कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में और उसे संपन्न कराने में उस समय कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, और कल्याण सिंह को अपराधी घोषित किया था कोर्ट का आदेश न मानने के लिए, लागू न करने के लिए, और उन्हें सजा मिली थी 1 दिन की। किसने दी थी वो सजा? कैसे भूल सकते हैं हम लोग? जिस पार्टी के नेता का हाथ अपराध में सना हो, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सजा बोली हो, वो पार्टी क्या है कि हम अपराधियों से लड़ेंगे, वो कभी अपराधियों से नहीं लड़ सकती। और आखिरी चीज जिस पर कायदे से ध्यान देने की जरूरत है, वो ये कि सवाल ये कि मोदी बार बार कह रहे हैं ना कि अगर ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी आ गए तो राम मंदिर में ताला लगवा देंगे, राम मंदिर तोड़वा देंगे, राम मंदिर को बंद करा देंगे।
पंडित नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक जितनी भी सरकारें रही हैं, उन्होंने कभी किसी के मंदिर पर, आमदनी पर हाथ नहीं डाला, कभी किसी मंदिर को, देवालय को बंद नहीं किया। और नरेंद्र मोदी के पहले कल्याण सिंह ने अपने शासन में के जीर्णोद्धार के नाम पर, और बनारस में नरेंद्र मोदी ने अपने शासन में, डबल इंजन सरकार के शासन में तकरीबन 300 से अधिक मंदिर तोड़े और गिराए या उन्हें वहां से विस्थापित किया। कांग्रेस ने कभी किसी मंदिर को तोड़ा नहीं, कांग्रेस ने कभी किसी मस्जिद को तोड़ा नहीं, कांग्रेस के कभी किसी नेता ने किसी मंदिर और मस्जिद को लेकर केस दायर नहीं किए। झूठ की भी एक हद होती है। राम मंदिर का शिलान्यास सबसे पहले राजीव गांधी ने किया था, नरेंद्र मोदी ने नहीं। ये गलतफहमी दिमाग से निकालते हैं। सो मंदिर तोड़ने का और मंदिर बनाने, नरेंद्र मोदी ने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दुरुपयोग किया है, इसके प्रमाण हैं, इसके वीडियोज हैं। आप शंकराचार्य के वीडियोज उठा के देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि वहां किस तरह का दुरुपयोग हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कैसे दुरुपयोग किया गया है। राम से कोई मोहब्बत नहीं है, बनारस में काशी विश्वनाथ से कोई मोहब्बत नहीं नरेंद्र मोदी की, उसकी धंधे से मोहब्बत है, चढ़ोतरी से मोहब्बत है, मंदिर की चढ़ोतरी पर नजर है। तो यह कहना कि अखिलेश और राहुल गांधी आ जाएंगे तो राम मंदिर को तोड़ देंगे, बंद करा देंगे, यह सफेद झूठ है। कोई भी आए या जाए, मंदिर बंद नहीं होंगे। उनका शासन ईमानदारी का शासन है, हम कहते हैं कि उनका शासन बेईमानी का, झूठ का शासन है। कोर्ट के द्वारा दिए गए प्रमाण हमारे सामने हैं। नए नागरिकता कानून के खिलाफ में हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों ने शानदार जन आंदोलन खड़ा किया, जिसको शाहीन बाग आंदोलन के नाम से जानते हैं। उस शाहीन बाग आंदोलन को बदनाम करने के लिए दिल्ली में सुनियोजित ढंग से दंगे कराए गए, और दंगे के दौरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने घर में दुब के बैठे रहे। उन्होंने सेना को आदेश देकर दंगे तत्काल रुकवाए नहीं, उनके पास खबर थी कि दंगे होने जा रहे हैं। और दंगे करने में किन लोगों का हाथ था, ये वे अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वे लोग गिरफ्तार नहीं किए गए। गिरफ्तार किए गए वे लोग जिनका दंगे से कोई संबंध नहीं था। सैकड़ों लोग झूठे आरोप लगा के दंगे के जेलों में बंद कर दिए गए। और उसमें से अभी तक तकरीबन 185 लोग निर्दोष पाए गए और वो अदालत ने छोड़ दिए। उसमें से 75 को तो बाइज्जत बरी किया गया है। इन सब पर दंगे के झूठे आरोप लगाए गए थे, और बाकी के यही की गति। तो नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, और नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं कि दिल्ली के नेता जो करप्ट थे वो जेल जा रहे हैं, बार बार जेल जा रहे हैं, जेल में बंद हैं। अरे तुम किसी को भी झूठे आरोप आगे बंद कर देते हो तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो सचमुच में जेल जा रहे हैं। वो तो जबरदस्ती जेल बंद किए गए। ये तुम्हारे उत्पीड़न का प्रमाण है, ये उनकी करप्शन का प्रमाण नहीं है। ये तुम्हारे लोकतंत्र की हत्या का प्रमाण है कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए तुम किसी को भी कभी भी बंद कर देते हो। कभी सुना है आपने सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को किस बिना पर छोड़ा? उन्होंने छोड़ा इसलिए, अंतरिम जमानत इसलिए दी कि केजरीवाल जाके लोकतंत्र के लिए प्रचार करें। केजरीवाल लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण रत्न है। वो मुखिया है, वो मुख्यमंत्री है दिल्ली का। हमारी निजी धारणा है कि केजरीवाल निर्दोष है, अदालत उसे निर्दोष पाएगी,
झूठ की सीमा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी की कोई सीमा नहीं। नरेंद्र झूठ सूंघते हैं, झूठ बोलते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि नरेंद्र मोदी के इस पूरे के पूरे प्रपंच को नंबर एक, ये जो माफिया का जो पाखंड नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया है, इस पाखंड को समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी खुलकर उत्तर प्रदेश में माफिया गिरोहों की मदद ले रहे हैं। राजा भैया से कौन मिला था बंगलौर में? अमित शाह मिले थे कि नहीं मिले थे? पटाने के लिए। सौदा नहीं पटा, तो दिक्कत हो रही है। हम कहना चाहते हैं कि माफियाओं के जरिए आप नहीं बचे। माफिया भी इस बात को समझ, माफियाओं से भी कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं, मोदी के खिलाफ होइए और बोलिए। नरेंद्र सगे नहीं है, फासिज्म में किसी का सगा नहीं होता। डिक्टेटर को और वो कोई आवाज पसंद नहीं करता सिवाय अपनी आवाज के। लोकतंत्र को जनता की आवाज, जनता के जनतांत्रिक अधिकार बचाने हैं, तो आपको, हमको, सबको मिलकर ये जो संग्राम शुरू हुआ है जनतंत्र को बचाने का, इस संग्राम में खुलकर भाग लेना चाहिए। और हर स्तर पर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का, उनके उम्मीदवारों का हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।